नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, आज दो खबरें हैं, दोनों एग्रीकल्चर की, दोनों किसानों से जुड़ी हुई, लेकिन दोनों की दिशा बिल्कुल उल्टी है। एक खबर है फिलीपींस से, जहां साइंटिस्ट ने चावल की जड़ें बदल दी जीन की ताकत से, ताकि एल नीनो आए, सूखा आए, पानी ना हो, फिर भी फसल बचे। यह साइंस का जवाब है क्लाइमेट चेंज को। और दूसरी खबर है महाराष्ट्र से, जहां प्याज के किसान सड़कों पर हैं। 10,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज मांग रहे हैं। जी हां, 10,000 करोड़ का, क्योंकि सरकार की एक्सपोर्ट पॉलिसी ने उनकी कमर तोड़ दी। 2019 में बैन, 2020 में बैन, 2023-24 में बैन, 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी, 850 और उसके बाद 550 पर टन का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। फिलीपींस के किसान के लिए साइंस एक उम्मीद है, भारत के प्याज किसान के लिए पॉलिसी एक नाइटमेयर है। आज इन दोनों कहानियों को एक साथ देखेंगे और अंत में एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। दोस्तों, फिलीपींस के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर, एक्वेटिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने एक बड़ी घोषणा की है। 3 नई ड्रॉट रेजिस्टेंस राइस ब्रीडिंग लाइंस डेवलप की गई हैं, जिनमें एनहांस्ड रूट सिस्टम है। यह लाइंस एक म्यूटेड WEG1 जीन से बनी है, जिसे पॉपुलर फिलीपींस राइस वेराइटीज जैसे ट्यूबिगन 14, ट्यूबिगन 36 में इंट्रोड्यूस किया गया है। म्यूटेड WEG1 जीन वाले राइस प्लांट्स में रूट लेंथ में 21 से 60% की बढ़त आई है। जी हाँ, 21 से 60% की उसमें बढ़त आ गई है। और वाटर स्ट्रेस कंडीशंस में यील्ड में 9 से 36% तक का इजाफा हुआ है। प्री यील्ड ट्रायल्स में इन लाइंस ने 30% तक हायर यील्ड्स और 20% इंप्रूव्ड नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी दिखाई है, लेकिन अभी फील्ड्स में ट्रायल्स जारी हैं। दोस्तों, पहले यह समझिए कि WEG1 जीन है क्या। तो WEG1 का पूरा नाम है वेवी रूट एलोंगेशन ग्रोथ 1। यह जीन एक राइस वैरायटी ताइचुंग 65 के म्यूटेंट से आइडेंटिफाई किया गया है। इस म्यूटेंट की रूट्स सीधे नहीं बल्कि वेवी यानी कि लहरदार होती हैं। कुछ जड़ें बिल्कुल सीधी होती हैं, स्ट्रेट, और कुछ ऐसे आपने देखा होगा लहरदार होती हैं। और यही वेवी रूट्स हाईली ब्रांच्ड होती हैं, इसीलिए ये अंडरग्राउंड एनवायरनमेंट को ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकती हैं पानी और न्यूट्रिएंट्स ढूंढने के लिए। WEG1 म्यूटेंट ज़्यादा एल टाइप लेटरल रूट्स प्रोड्यूस करता है। यह एल टाइप रूट्स हायर ऑर्डर ब्रांचिंग के लिए कैपेबल होती हैं और पूरे रूट सिस्टम को एक्सपेंड करती हैं, ताकि मिट्टी से अधिक पानी और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो सके। तो सरल भाषा में अगर हम इसे कहें कि नॉर्मल चावल की जड़ें सीधी होती हैं एक लाइन में, वो मिट्टी में उतनी जगह नहीं पहुंच पाती। WEG1 जीन वाली राइस की जड़ें लहरदार होती हैं, चारों तरफ फैलती हैं, जमीन के हर कोने में जाती हैं, जहां थोड़ा भी पानी है उसे खींच लेती हैं। और सबसे जरूरी बात, WEG1 म्यूटेशन जीन केवल रूट फॉर्मेशन को अफेक्ट करती है, बाकी प्लांट कंपोनेंट्स पर कोई रिटार्डिंग इफेक्ट नहीं। शूट ग्रोथ भी मेंटेन रहती है कंटिन्यूअस सूखे में, यानी सिर्फ जड़ें मजबूत हुई, पौधे का बाकी हिस्सा वैसा ही रहा। अब दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि इसकी ज़रूरत क्यों है। तो यह समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलीपींस दुनिया के सबसे बड़े राइस इंपोर्टर्स में से एक है और एल नीनो का खतरा, जो मई से जुलाई 2026 में 82% प्रोबेबिलिटी पर है, फिलीपींस के लिए यह डायरेक्टली एग्जिस्टेंशियल है। हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था कि फिलीपींस में रिटेल राइस प्राइसेस 55 से 63 पीसों पर किलो तक पहुंच गए हैं। फिलीपींस की राइस इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ रही है और अगर एल नीनो ने प्रोडक्शन हिट की तो यह डिपेंडेंसी और बढ़ेगी। इसीलिए फिलीपींस की गवर्नमेंट और साइंटिस्ट ने एक लॉन्ग टर्म बेट लगाई है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को क्लाइमेट प्रूफ बनाओ। IRRI यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी अगस्त 2025 में बताया था कि जीन वेरिएंट से ड्राउट कंडीशन में राइस यील्ड बूस्ट हो सकती है। यह ग्लोबल रिसर्च ट्रेंड है क्लाइमेट स्ट्रेस के लिए, जेनेटिक सॉल्यूशंस के लिए। इंडिया के लिए सबक क्या है दोस्तों, यह खबर फिलीपींस की है, लेकिन इसका सबक इंडिया के लिए भी उतना ही जरूरी है। इंडिया में खरीफ पैडी जुलाई से नवंबर के बीच में होती है, मॉनसून पर इसकी डिपेंडेंसी होती है। एल नीनो आया और मानसून कमजोर हुआ तो इसका असर सीधे
पैडी पर पड़ेगा और पैडी हिट होगी और नुकसान होगा। इंडिया के पास ICAR है, फिल राइस जैसा ही। IRRI के साथ रिसर्च पार्टनरशिप है। ICAR ने पहले से ड्रॉट टॉलरेंट सहभागी धान और DRR धान 42 डेवलप किए हैं, लेकिन स्केल कितना है, एडॉप्शन रेट कितना है? इंडिया में करीब 44 मिलियन हेक्टेयर्स में चावल उगता है। रेन फेड यानी कि मानसून डिपेंडेंट एरिया करीब 60% है, यानी करीब 26 मिलियन हेक्टेयर्स जहां सूखे का सीधा खतरा है। अगर एल नीनो ने इन 26 मिलियन हेक्टेयर्स को हिट किया तो FCI के 386 लाख टन राइस का बफर जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन में जाएगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा। फिलीपींस ने जो सॉल्यूशन ढूंढा है वो सॉल्यूशन इंडिया को भी चाहिए। ड्रॉट रेजिस्टेंस वेराइटीज, जीन बेस्ड ब्रीडिंग, क्लाइमेट प्रूफ्ड एग्रीकल्चर। दोस्तों, यह ना हुआ तो हर एल नीनो साइकिल में भारत का चावल एक्सपोर्ट रुकेगा और हर बार किसान पर प्रेशर आएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पे प्याज महाराष्ट्र के किसानों को रुला रहा है। महाराष्ट्र स्टेट ओनियन ग्रोवर्स फार्मर्स एसोसिएशन के फाउंडर प्रेसिडेंट भारत डिगोले ने केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ का स्पेशल रिवाइवल पैकेज मांगा है। उनका कहना है बार बार एक्सपोर्ट कर्व्स, नेचुरल कैलेमिटीज और प्राइस क्रैशेस ने प्याज किसानों को सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस में धकेल दिया है। डिगोले ने कहा किसानों को 2019, 2020 और 2023-24 में एक्सपोर्ट बैन्स, 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी और अलग अलग समय पर कभी 850 और तो कभी $550 पर मीट्रिक टन का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, इन सब से भारी नुकसान हुआ है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया जिन किसानों ने 2025 में प्याज स्टोर किए और 2026 में बेचे, उन्हें एक्सट्रीमली लो प्राइसेस एक्सेप्ट करने पर मजबूर होना पड़ा। डिगोले ने मांग की कि उपभोक्ता कल्याण के नाम पर प्याज किसानों को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियां अब बंद होनी चाहिए। केंद्र सरकार तुरंत 10,000 करोड़ का विशेष आर्थिक पुनरुद्धार पैकेज घोषित करे। एसोसिएशन की मांगों में शामिल है कि किसानों के बैंक अकाउंट्स में सीधे आर्थिक सहायता, प्रमाणित प्याज बीजों पर सब्सिडी, भंडारण का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और एक राष्ट्रीय प्याज निर्यात स्थिरीकरण कोष की स्थापना। महाराष्ट्र ओनियन कल्टीवेशन करीब 30 डिस्ट्रिक्ट्स में होती है और करीब 10 से 15 लाख किसानों की परिवार हर साल किसान उत्पादन पर, किसान की खेती पर निर्भर है। दोस्तों, प्याज की कहानी राइस की कहानी का ही दूसरा रूप है और वो पैटर्न जो हमने राइस में देखा वही पैटर्न यहाँ भी है। सरकार कंज्यूमर को सस्ता प्याज देने के नाम पर किसान को नुकसान पहुंचा देती है। एक्सपोर्ट बैन दिसंबर 2023 में लगा, मार्च 2024 में हटा। इससे पहले 2019 में बैन और फिर 2020 में बैन और 2026 में वही किसान अब 10,000 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पॉलिसी का नतीजा है। प्याज एक्सपोर्ट की कहानी समझिए। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ओनियन एक्सपोर्टर है। बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल सब इंडिया का प्याज खाते हैं और मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया में भी इंडिया की स्ट्रांग प्रेजेंस है। जब इंडिया अचानक एक्सपोर्ट बंद करता है तो उन बायर्स को कहीं और से लेना पड़ता है। जो बायर्स चाइना, इजिप्ट, पाकिस्तान से लेते हैं वो फिर धीरे धीरे वहीं शिफ्ट हो जाते हैं और जब इंडिया एक्सपोर्ट खोलता है तो क्या होता है, तो बायर्स वापस नहीं आते। उनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके होते हैं, उनकी एक गुडविल बन चुकी होती है, उनकी एक रेपो बन चुकी होती है और यही दोस्तों राइस में भी हुआ, यही प्याज में हुआ। अब प्याज किसानों की आप असली तकलीफ देखिए। किसानों ने एक्स्ट्रा रेनफॉल, ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा, क्रॉप डिसीजेस और खराब बीज, इन सब में नुकसान झेला है। यानी ऊपर से नेचर का कहर और नीचे से गवर्नमेंट पॉलिसी की मार। जो किसान ने 2025 में ओनियन स्टोर की थी उसने सोचा था कि ऑफ सीजन में प्राइस बढ़ेगा, प्राइस मिलेगा, लेकिन नाफेड और एनसीसीएफ ने बफर स्टॉक मार्केट में छोड़ा कम दाम पर और फार्मर की स्टोर्ड ओनियन प्राइस क्रैश हो गई। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के तहत बफर प्रोक्योरमेंट होती है। एनसीसीएफ और नेफेड खरीदते हैं, स्टोर करते हैं, फिर डोमेस्टिक मार्केट में उतारते हैं। इससे कंज्यूमर को तो सस्ता मिलता है लेकिन किसान का प्राइवेट स्टॉक वर्थलेस हो जाता है। यह एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है इंडिया की एग्री पॉलिसी में।
कंज्यूमर वेलफेयर और फार्मर वेलफेयर दोनों एक साथ नहीं हो सकते। क्या यह पॉसिबल नहीं कि एक्सपोर्ट अलाउ करो, किसान को उचित दाम मिले और डोमेस्टिक में बफर से स्टेबिलिटी रखो? यह पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म पॉलिसी, ना कि इलेक्शन ड्रिवन डिसीजंस। एसोसिएशन ने एक नेशनल ओनियन एक्सपोर्ट स्टेबलाइजेशन फंड की मांग की है। यह एक सही आइडिया है, एक डेडिकेटेड फंड जो एक्सपोर्ट वोलेटिलिटी को बफर करे। जब डोमेस्टिक शॉर्टेज हो, फंड से इंटरवीन करो। एक्सपोर्ट बंद करने की जरूरत नहीं और स्टोरेज किसानों की मांग में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम करने के लिए एसेंशियल एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। महाराष्ट्र में ऑनियन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बेहद कमजोर है। कोल्ड स्टोरेज कम है, इरेडिएशन फैसिलिटी कम है, किसान को फोर्स सेल करना पड़ जाता है, चाहे दाम कुछ भी हो। सरकार कटघरे में है दोस्तों। सरकार कटघरे में क्यों है? क्योंकि अपनी पॉलिसी की वजह से। दोस्तों, 10,000 करोड़ की मांग यह कोई छोटी डिमांड नहीं है, लेकिन इस मांग तक आने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि पिछले 7 सालों में 2019, 2020, 2023, 2024 3 बार एक्सपोर्ट बैन, और हर बार एक ही वजह, कंज्यूमर को सस्ता प्याज देना है। लेकिन कंज्यूमर को सस्ता प्याज मिला और किसान की जेब खाली हो गई। यह ट्रेड ऑफ हर बार होता है और हर बार सरकार कंज्यूमर को चूज करती है, क्योंकि कंज्यूमर शहर में है, उसका वोट बैंक है और वोट बैंक बड़ा है। मीडिया विजिबल है, प्याज महंगा हुआ, हेडलाइंस बनती हैं, लेकिन नासिक का किसान जब 5 रुपए पर किलो में प्याज बेचता है, उसकी कोई हेडलाइन नहीं बनती। यह एसिमेट्री, यही इंडिया की एग्री पॉलिसी की सबसे बड़ी बीमारी है। दोस्तों, आज की दोनों खबरें देखिए। फिलीपींस ने WEG1 जीन की जड़ें विकसित की हैं। सूखा आए, जड़ें जमीन में पानी ढूंढेंगी। एल नीनो आए, फसल बचेगी। यह एक प्रोएक्टिव साइंस ड्रिवन रिस्पॉन्स है क्लाइमेट चेंज को। भारत के प्याज किसान ने 10,000 करोड़ मांगे हैं 7 साल की पॉलिसी मिसमैनेजमेंट के बाद। यह एक रिएक्टिव क्राइसिस ड्रिवन डिमांड है पॉलिसी फेलियर की। दोनों में एक ही सवाल छिपा हुआ है कि क्या हम किसान के लिए प्लान करते हैं या किसान के रोने के बाद रिएक्ट करते हैं। फिलीपींस ने प्लान किया, साइंटिस्ट को फंड दिया, ड्रॉट से पहले सॉल्यूशन तैयार किया। इंडिया ने बैन लगाया, ड्यूटी लगाई, MEP लगाई, और जब किसान रोया तो फिर वो पैकेज मांगने लगा। फिलीपींस की WEG1 राइस यह सिर्फ एक जीन की कहानी नहीं है, यह एक फिलॉसफी की कहानी है कि अगर क्लाइमेट बदलेगा तो सीड भी बदलनी होगी, जड़ें मजबूत होंगी तभी फसल टिकेगी। भारत के प्याज किसान की 10,000 करोड़ की मांग यह सिर्फ एक पैकेज की मांग नहीं है, यह एक सिस्टम से क्राई फॉर हेल्प है कि हमें हर इलेक्शन से पहले मत बेचो। हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी को पॉलिटिकल कैलेंडर से मत जोड़ो। जो देश अपने किसानों को प्रोएक्टिवली प्रोटेक्ट करता है वो $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करता है। जो देश अपने किसानों को रिएक्टिवली कंसोल करता है वो हर साल 10,000 करोड़ के पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूट करता है। और कितने 10,000 करोड़ रुपए कितने बार किसान को देंगे? लोन वेवर, पैकेज, कंपनसेशन, यह साइकिल आखिर कब टूटेगी? वो साइकिल तभी टूटेगी जब पॉलिसी कंसिस्टेंट होगी, जब एक्सपोर्ट प्रेडिक्टेबल होगा, जब स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगी, जब किसान को पहले से पता होगा कि अगले 12 महीने क्या होगा। फिलीपींस के साइंटिस्ट ने जड़ें मजबूत की हैं ताकि पौधा खुद लड़ सके। भारत के किसान को भी वही चाहिए, मजबूत जड़ें, कंसिस्टेंट पॉलिसी की, रिलायबल मार्केट की, और एक ऐसी सरकार की जो उसे हर इलेक्शन में पॉन नहीं बनाती। यही है आज की बिग पिक्चर। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक अवश्य करें और कमेंट में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं कि आप सरकार की एक्सपोर्ट पॉलिसी को कैसे देखते हैं और सरकार अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी को कंसिस्टेंट कैसे रख सकती है, और हमारे चैनल में आप कौन कौन सी खबरें देखना चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।